इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 3 जून के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं और अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरीके से मुआहिदा किया जाए। दूसरी जानिब सीज़ फायर के बावजूद अमरीका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले जारी हैं। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तदफीन की तैयारियां भी जारी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है, जबकि अमरीकी सेक्रेटरी मार्को रूबियो का कहना है कि मुजतबा खामनाई न सिर्फ जिंदा है बल्कि बज़ाहिर तेजी से सरगर्म भी हो रहे हैं। I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. लेबनान और इसराइल के दरमियान अमरीका में मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू। जज़वी जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे को कबूल करने के बावजूद जनूबी लेबनान पर हमले जारी हैं। हज़ारों लोगों को बैरूत के जनूबी इलाकों से भागना पड़ा है। उनको खदशा है कि उनके इलाकों पर हमला किया जा सकता है। नई दिल्ली में इमारत में आग लगने से गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक, जबकि रूस के जेर कब्जा यूक्रेन के इलाके में बस पर ड्रोन हमले में 7 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के सूबे सिंध में योमिया 2000 बैरल खाम तेल की पैदावार करने वाले नए जखीरे की दरियाफ्त का ऐलान। सुनिए हाथों के लम्स से 12वीं जमात में टॉप करने वाली सारा की गैर मामूली कहानी। और जानिए एनालॉग लाइफस्टाइल क्या है। क्या ये महज एक फैशन ट्रेंड है या इसके पीछे कोई और वजह है? 2026 के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रेंड्स में से एक है ऑनलाइन ना होना। लेट मी एक्सप्लेन। बरतानिया के एक मसरूफ तरीन अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों के लिए एक मुनफरिद रूफ गार्डन खोल दिया गया। ये बहुत मायूस कुन है। आपको नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। सिर्फ 4 दीवारी को देखते रहना ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ दे। अब होली वो पहली मरीजा होंगी जिन्हें उनके कमरे से बाहर 5 मंजिल ऊपर एक बिल्कुल नई जगह पर ले जाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियात और आबो हवा के इदारे ने दुनिया के मौसम में आने वाली बड़ी तब्दीली की वार्निंग जारी की है। जानेंगे कि अल नीनो क्या है और यह हमारी जिंदगियों पर कैसे असरअंदाज होता है। एल नीनो दुनिया के सबसे अहम मौसमी निज़ामों में से एक है जो दुनिया भर में शदीद मौसम की वजह बन रहा है। हमारा ये ग्लोब देखें, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में गर्मी के पैटर्न को दिखा रहा है। यही असल में एल नीनो का इंजन रूम या आसान अल्फाज में इसकी वजह है। ताइवान की मसनूई ज़हानत को बराह रास्त आपके लैपटॉप और ज़ाती कंप्यूटर्स तक ले आने वाली मशीनों की तैयारी का ऐलान। कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ऐसी नई चिप्स मुतारिफ कराई हैं जो जदीद मसनूई ज़हानत को विंडोज़ लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में लाने के लिए बनाई गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट, डेल और दीगर कंपनियां इस साल के आखिर तक ऐसे नए कंप्यूटर्स लाने की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात मुअत्तल होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्हें गलत और बेबुनियाद करार दिया है। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है और गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान भी मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं रुका। उनके मुताबिक 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और आज भी दोनों मुमालिक के दरमियान बात हुई है। ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा इस बारे में कुछ कहना कबलस वक्त है, ताहम उन्होंने मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरीके से मुआहदा किया जाए। आप ये मामला 47 साल से जारी रखे हुए हैं और इसे मजीद जारी रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब सीज फायर के बावजूद ईरान और अमरीका ने मंगल और बुध की दरमियानी शब एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 3 बजे के करीब कुवैती वजारत दिफा ने आगाह किया कि उनका फिजाई दिफाई निज़ाम दुश्मन की जानिब से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब
दे रहा है। बादशाह कुवैती वजारत खारजा ने दावा किया कि ईरान की जानिब से दागे गए बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। वजारत के मुताबिक इस हमले में कुवैत के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद फिजाई ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए। कुवैत ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि वो जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 4 बजे बहरीन की वजारत दाखिला की जानिब से भी आगाह किया गया कि मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद मुल्क का फिजाई दिफा का निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। बहरीन ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए अपने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो पुरसकून रहें, करीब तरीन महफूज मुकाम की तरफ जाएं और सरकारी चैनल्स के जरिए दी जाने वाली इतलात पर नजर रखें। कुवैत और बहरीन की जानिब से ये इतलात सामने आने के बाद ईरान ने ये हमले करने की तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीकी अड्डों और हेलीकॉप्टरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाना जवाबी कार्रवाई के तौर पर था। ईरान ने दावा किया कि वो आबनाए हुर्मुज में अपने ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले और जजीरा कशम में टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाए जाने की शदीद मजम्मत करते हैं, जिनकी मनसूबाबंदी और इस हवाले से की जाने वाली कार्रवाई खित्ते के 2 ममालिक से की गई थी। ईरान ने मजीद कहा कि कुवैत और बहरीन की क़यादत पर बराह रास्त और वाज़ेह जिम्मेदारी आयद होती है। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि उसने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की मुतअद्दिद कोशिशों को नाकाम बनाते हुए उन्हें तबाह कर दिया और ईरानी जजीरा कशम पर अहदाफ के खिलाफ अपने दिफा में हमले किए हैं, जिन्हें उसने खित्ते में ईरानी हमलों की कोशिशों के रद्द अमल के तौर पर बयान किया है। ईरानी जजीरा कशम पर हमले के बाद ईरान की पासदाराने इनकलाब ने अपने बयान में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान में हुकाम ने साबिक रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तदफीन और नमाज जनाजा से मुतल्लिक तफसीलात जारी की हैं। तेहरान बल्दिया के मुताबिक तदफीन मुमकिना तौर पर ज़िलहज के इख्तिताम और मुहर्रम के आगाज़ के दरमियान यानी तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुतवक्के है। हुकाम का कहना है कि 3 रोज़ा अवामी अलविदाई प्रोग्राम भी तरतीब दिया जा रहा है, जिसके बाद तेहरान में कम अज़ कम 24 घंटे की मरकज़ी तकरीब मुनक़द होगी और फिर नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आएगी। तेहरान के नायब मेयर मोहम्मद अमीन तवक्कली ज़ादा के मुताबिक इस मौके पर मुल्क भर से बड़े पैमाने पर शिरकत की तवक्को है और तैयारियां इसी तनाज़र में की जा रही हैं। उनके मुताबिक तदफीन की जिम्मेदारी पासदाराने इनकलाब के सुपुर्द होगी। हुकाम ने बताया है कि नमाज जनाजा तेहरान के अलावा कुम और मशहद में भी अदा की जाएगी, जबकि तदफीन मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार पर मुतवक्के है, जैसा कि उनकी वसीयत और अहले खाना की ख्वाहिश बताई गई है। ईरानी हुकाम के मुताबिक मशहद तक ले जाने के दौरान मुख्तलिफ शहरों में भी मुख्तसर तकरीबात होंगी, जबकि बाज़ खित्तों और गैर मुल्की शुरुका की मुमकिना शिरकत के पेश नज़र सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर पर गौर जारी है। दूसरी जानिब हुकाम ने यह वाज़ेह नहीं किया कि साबिक रहबर आला की मैयत इस वक्त कहाँ मौजूद है, जबकि जंग के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और बाद अज़ां सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे हैं। इससे कबल तेहरान की इस्लामी तबलीग काउंसिल के सरबराह मोहसिन महमूदी ने कहा था कि अली खामनाई की तदफीन एक आलमी तकरीब होगी जो ईरान और इस्लाम की तारीख में रकम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त इराक समेत दीगर ममालिक से शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन और आमादगी का ऐलान देखने में आ रहा है। दूसरी जानब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि बज़ाहिर तेजी से सरगर्म भी हो रहे हैं। मार्को रूबियो ने सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी को बताया कि मेरे ख्याल में इस बात के आसार हैं कि वो किसी न किसी सतह पर बढ़ता हुआ किरदार अदा कर रहे हैं। Let me try to give this answer to you in a way that's not boring or wonky, because it's been a shift. Obviously, the original Supreme Leader, the one that was there, is no longer with us. His son takes over. Nobody hears from him for a month. By all reports, open source reporting, I think you've all seen it, he was severely injured in the same strike, and so forth. Are you confident he's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries.
ईरानी टेलीविजन के मुताबिक मुजतबा खामनाई को 20 मार्च के बाद से अवामी सतह पर नहीं देखा गया। वो अमरीकी और इसराइली हमलों की पहली लहर में जख्मी हुए थे। उनके वालिद अली खामनाई भी इसी हमले में मारे गए थे। सेनेट में सेक्रेटरी रूबियो ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुमकिन मुआहदे पर बात करते हुए कहा कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली की सूरत में ईरान पर से पाबंदियां नहीं हटाएगा। इस पर गुफ्तगू नहीं हुई है, ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है। उनका मजीद कहना था कि पाबंदियों में नरमी इस शर्त की बुनियाद पर की जा सकती है कि ईरान अपनी अफजूदा यूरेनियम और जौहरी प्रोग्राम के दीगर पहलुओं से दस्तबरदार हो जाए। सेनेट की खारिजा ताल्लुकात कमेटी और ईवान नुमाइंदगान की एक ज़ैली कमेटी की समातों के दौरान उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब जंग मुखालिफ एक एहतजाजी कारकुन ने इजलास का माहौल मुतअद्दिद बार मुतासर किया। एहतजाजी कारकुन ने अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की मौजूदगी में इसराइल की हिमायत बंद करो के नारे लगाए और अमरीका पर लेबनान और गजा में जारी फौजी कार्रवाइयों की पुष्ट पनाही का इल्ज़ाम भी आयद किया और यह भी दावा किया कि इसराइल फ़लस्तीन और लेबनान में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। समाअत के दौरान बार बार खलल के बाइस कैपिटल पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी, जिसके बाद एक एहतजाजी कारकुन को जबरदस्ती हाल से बाहर निकाल दिया गया। A couple things. In terms of U.S. foreign policy. Stop supporting Israel! Stop supporting Israel! Israel committed a genocide in Palestine. It's still ongoing, and now they're committing another genocide in Lebanon. And what are you doing? You're serving Israel! Stop serving Israel! All right. The core of our... Is that can continue now? लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर अमेरिका में शुरू है। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वफूद की आमद के बाद लेबनान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात अमेरिकी महकमा खारजा में हुए हैं। इसराइल और लेबनानी सफारतकारों के वाशिंगटन में मिलने की तवक्को है ताकि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जुज़वी जंग बंदी के मुआहदे को मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की जा सके। ताहम जुज़वी जंग बंदी के अमरीकी मंसूबे को कबूल करने के बावजूद जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। हजारों लोगों को बैरूत के जनूबी इलाकों से भागना पड़ा है क्योंकि उनको खदशा है कि उनके इलाकों पर हमला किया जा सकता है। मज़ीद तफसील गज़नफर हैदर से। जुज़वी जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे को कबूल करने के बावजूद जनूबी लेबनान पर हमले जारी हैं। हज़ारों लोगों को बैरूत के जनूबी इलाकों से भागना पड़ा है। उनको खदशा है कि उनके इलाकों पर हमला किया जा सकता है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अब शहर को निशाना ना बनाने के मुआहदे की तस्दीक की है, लेकिन साथ ही खबरदार किया है कि अगर हिजबुल्लाह ने इसराइली शहरों और शहरियों पर हमले बंद ना किए तो बैरूत पर हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसराइली अफवाज अब भी जनूबी लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके जंगजों ने जनूबी लबनानी कस्बों हुदासा और बयादा में इसराइली टैंकों को मिसाइलों और गोलों से निशाना बनाया है। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने आज सुबह सवेरे लबनान से फायर किए गए 2 प्रोजेक्टाइल्स को रोक लिया है। अब तक किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दोनों फरीकों से बात की है और इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि फायरिंग मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी। उनका बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान ने खबरदार किया था कि लबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट किया कि हिजबुल्लाह ने इसराइल और इसके फ़ौजियों पर फायरिंग रोकने पर इत्तफाक किया है। इसी तरह इसराइल ने भी उन पर फायरिंग रोकने की हामी भरी है। उन्होंने अपने बयान का अख्ताम ये कहते हुए किया कि देखते हैं कि कब तक ये कायम रहता है और उम्मीद है कि ये हमेशा के लिए कायम होगा। हमारे मिडल ईस्ट के नामा निगार लीना संजाब बैरूत में हैं और उन्होंने वाइट हाउस और हिजबुल्लाह के दरमियान फ़ोन कॉल की अहमियत की तरफ इशारा किया। हिजबुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम डेजिग्नेट किया गया है और किसी अमरीकी सदर ने इससे पहले हिजबुल्लाह से कभी बात नहीं की, यहाँ तक कि एक मीडिएटर के जरिए भी नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि सदर ट्रंप का ये कदम प्रोडक्टिव था क्योंकि बेरूत कल एक होने वाले हमले से बच गया। कल दाहिया से अपनी हिफाजत के लिए भागने वाले लोगों का एक हुजूम था। वो वापस नहीं गए, यहाँ तक कि उन्होंने रात अपनी गाड़ियों में गुजारी। दाहिया पर हमले के डर से उन्होंने रात सड़कों पर गुजारी और अब ऐसा लगता है कि इस बात की तस्दीक हो रही है कि फिलहाल हमला नहीं होने वाला। लेबनान में पैदा होने वाली सूरत हाल ईरान के साथ जंग बंदी के लिए जारी सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात पर क्या असरात मुरतब कर सकती है।
जानते हैं यरूशलेम से योलैंड नील की इस रिपोर्ट में। क्या साराया यही है कि बातचीत जारी रह सकती है, लेकिन ईरान ने इस बारे में वाज़ेह नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो लेबनान में जंगबंदी को खलीज में जंगबंदी की डील का हिस्सा देख रहे थे और इस पर वो बातचीत कर रहे हैं और ये वाज़ेह कर रहे हैं कि बेरूत पर हमला एक रेड लाइन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ABC न्यूज़ को बताया कि उन्होंने सोचा कि ईरान के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते के दौरान उन्हें अब भी चंद नुकात पर इत्तेफाक करना है, लेकिन उन्होंने अक्सर कहा है कि वो एक मुआहदे के करीब हैं और फिर वो मटीरियलाइज होने में नाकाम रही है। पुलिस के मुताबिक इंडिया के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में एक कसीरुल मंजिला इमारत में आग लगने से कम से कम 21 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में जनूबी एशियाई ममालिक के कई शहरी भी शामिल हैं जो अपने तिब्बी इलाज या ज़ेरे इलाज अजीज़ों के साथ इंडिया आए थे। मुबैना तौर पर ये इमारत एक बेड एंड ब्रेकफास्ट के तौर पर काम कर रही थी, जहां करीबी निजी अस्पताल में इलाज करवाने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों को रिहाइश फराहम की जाती थी। आग लगने के वाक़े के बाद 40 से ज़्यादा अफराद को बचाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मालविया नगर के इलाके में वाक़े इमारत में आग लगने के वक्त कितने अफराद इसमें मौजूद थे। आग लगने की वजह भी ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, जबकि मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फायर अफसर AK मलिक का कहना है कि आग पर काफ़ी जल्द काबू पा लिया गया और इसे बहुत तेज़ी से महदूद कर दिया गया। हमने अब इमारत को क्लियर कर दिया है और इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है। बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को रूस के ज़ेरे कंट्रोल यूक्रेन के इलाके में मुसाफिर बस पर होने वाले एक ड्रोन हमले में 7 अफराद हलाक जबकि 11 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के मशरकी इलाके डोनेट्स्क में क्रेमलिन की हिमायत से तैनात रहनुमा डेनिस पोशिलियन ने बताया कि ये बस बुध की सुबह उस वक्त निशाना बनी जब वो मॉस्को और रूस के ज़ेरे कब्जा क्रीमिया के शहर सिम्फरोपोल के दरमियान मौजूद थी। रूसी हुकाम के मुताबिक रात भर में 350 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बड़े रूसी हमलों में कम से कम 22 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें मुतअद्दिद खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के अगले ही रोज बस पर ड्रोन हमला किया गया है। इस इलाके के गवर्नर अलेक्जेंडर द्रोस के मुताबिक मॉस्को के शुमाल मगरब में वाक़े लिनिनग्राड के इलाके के ऊपर कम से कम 50 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। याद रहे कि इसी इलाके में सेंट पीटर्सबर्ग शहर भी शामिल है, जहां बुध से सालाना इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का इनाकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद रूस को आलमी सतह पर पेश करना है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस फोरम में 130 से ज्यादा ममालिक और खित्तों के वफूद शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात कीव से हमारी इस रिपोर्ट में। ये हमला कीव के रहायशियों के लिए हैरान कुन नहीं था। उनमें से बहुत से लोगों ने गुज़िश्ता 3 रातें यूक्रेनी दारुल-हुकूमत में मेट्रो स्टेशनों के शेल्टर्स में गुजारी थी, क्योंकि रूस ने एक ऐसी मुहिम शुरू करने की धमकी दी थी जिसे मॉस्को ने यूक्रेनी दारुल-हुकूमत के खिलाफ सिस्टमेटिक स्ट्राइक्स कहा था। रूस का कहना है कि ऐसा करने की वजह कोट अनकोट दहशतगर्द हमलों का जवाब है। अब मई के दूसरे हिस्से में लुहांस्क रीजन के मकबूजा हिस्से में एक डॉर्मेट्री पर यूक्रेनी हमला हुआ था, जहां कम से कम 21 अफराद हलाक हुए थे। और रूस का कहना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। यूक्रेन का कहना है कि वो हमला एक मिलिट्री फैसिलिटी के खिलाफ था जो रूसी ड्रोन से वाबस्ता थी। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि रूस के बयानात में एक एस्केलेशन है और कीव पर एक और हमला हुआ है। सच कहूँ तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी यूक्रेनी दारुल-हुकूमत को आदत हो चुकी है। पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी OGDCL ने सिंध के ज़िला सांगड़ में वाक़े बोबी और धमरा की माइनिंग लीज के बोबी डीप 1 कुएं से तेल और गैस की नई दरियाफ्त का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक इस लीज में 100% हिस्सा रखने वाली OGDCL ने कुएं से हाइड्रोकार्बन के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। इब्तिदाई टेस्ट के दौरान रोजाना तकरीबन 2000 बैरल खाम तेल और 1.1 मिलियन मयारी मकब फुट गैस हासिल हुई, जबकि वेल हेड फ्लोइंग प्रेशर 1050
PSI रिकॉर्ड किया गया। OGDCL का कहना है कि ये कुआं 3,305 मीटर की गहराई तक सैम्बर फॉर्मेशन में अपनी तकनीकी और ऑपरेशनल सलाहियत के जरिए खोदा गया और ये दरियाफ्त मुल्क की तवानाई के शोबे के लिए एक अहम पेशरफ्त है। एलामिया में कहा गया है कि इस दरियाफ्त से मुकामी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। ताहम माहिरीन के मुताबिक नई दरियाफ्तों के बावजूद फौरी तौर पर पैदावार में इजाफा जरूरी नहीं होता। तवानाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की योमिया तेल की ज़रूरत तकरीबन 3,50,000 बैरल है, जबकि मुकामी पैदावार इसका एक छोटा हिस्सा फराहम करती है। तेल और गैस शोबे के माहिर फरहान महमूद ने बताया कि मौजूदा साल में पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24,000 बैरल खाम तेल की दरियाफ्त हुई। उन्होंने कहा ताहम ये लाजमी नहीं कि जितनी तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान किया जाए वहां पैदावार भी शुरू हो जाए, जिसकी मिसाल मौजूदा माली साल में 24,000 बैरल में से सिर्फ 2,000 तक की अब तक पैदावार का हासिल होना है। उन्होंने कहा कि तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जों, सिक्योरिटी सूरत हाल और सिस्टम में दरामदी LNG की वजह से तेल और गैस की मुकामी पैदावार नहीं हो रही थी। फरहान ने बताया कि पाकिस्तान की मजमूई योमिया 3,50,000 बैरल खाम तेल की ज़रूरत है, जबकि मुकामी तौर पर सिर्फ 70,000 बैरल खाम तेल रोज़ाना हासिल होता है। दूसरी जानिब कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ सस्ता मिलने वाला ईरानी पेट्रोल नायाब हो गया है, बल्कि जहां दस्तयाब है वहां उसकी कीमत पाकिस्तानी आयल कंपनियों के पेट्रोल से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी आयल कंपनियों की सहूलत ना होने की वजह से बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में ईरानी तेल फरोख्त होता है। ईद से पहले कोयटा में ईरानी पेट्रोल 280 रुपए फी लीटर में दस्तयाब था, लेकिन ईद से 3-4 रोज पहले इसकी फी लीटर कीमत 380 रुपए तक पहुंच गई और अब ये इस कीमत पर भी दस्तयाब नहीं है। लखनऊ की 19 साला सारा मोइन ना देख सकती हैं ना ही सुन सकती हैं। बगैर किसी ट्यूशन के उन्होंने 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात में 75.98% नंबर हासिल करके टॉप किया। वो लम्स के जरिए बात करती हैं, शतरंज खेलती हैं और इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर बनना चाहती हैं। देखिए सारा की जिंदगी, उनके खानदान, असातिज़ा और उसकी दुनिया की कहानी, जहां अल्फाज आवाज से नहीं हाथों के लम्स से महसूस किए जाते हैं। Is the ailment of Lady Macbeth. Lady Macbeth. Oh, you know. लखनऊ की सारा मोइन, जिन्होंने 19 साल की उम्र में अपने स्कूल के ISC बोर्ड इम्तिहानात में 98% से ज्यादा मार्क्स लाकर टॉप किया है। सारा देख और सुन नहीं सकती। बचपन में एक रेयर कंडीशन सार्कोइडोसिस ने उनकी देखने और सुनने की सलाहियत को मुतासर कर दिया था। Gradually, when her hearing also went down, so the biggest challenge which was there in front of us was the communication issue. Because जब बच्ची सुन भी नहीं पा रही थी, तो it was a very big challenge how to teach her. But at that time, उसको ब्रेल पूरी आ चुकी थी, तो एकदम से स्ट्राइक किया कि why not try this tactile braille communication with her, and she responded so fast. और उसी से फिर हम लोग ने धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके फिर एक कम्युनिकेशन हमारा उसका डेवलप हो गया। सारा के लिए उनके इर्द गिर्द की दुनिया शायद खामोश और तारीक हो, लेकिन वो उसे एक अलग गहराई और तवज्जो के साथ महसूस करती हैं। जब रिज़ल्ट इनका आया तो उस टाइम हम तो समझिए इमोशनल हो गए थे, क्योंकि हम उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने किया था। उसमें उम्मीद तो थी, खैर शुरू से ही मतलब इनके मार्क्स ऐसे ही आते थे, तो मैं इमोशनल हो गया था, मैं बता नहीं पा रहा था। तो बाकी के मार्क्स इनकी मदर ने बताए। इन्होंने मेरे को मार्क्स बताए फटाफट, और हम जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके इनको बताया, तो इन्होंने बहुत रोना शुरू किया एकदम से। तो हम कह रहे क्या हो गया, क्यों इतना रो रही हो? इनको देख के और वो मार्क्स सुन के हमको भी मतलब जैसे बहुत ही रोना आया एकदम से हम लोग को। फिर वही सर से बात हुई इनके स्कूल में बताने के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। हम कहे भाई इतना ना आप वो ये। फिर सर को बताया, सर बहुत खुश, और समझिए विदिन 5 मिनट्स में हमें लग रहा है प्रिंसिपल सर का फ़ोन आ गया कि आप इनको लेके पहुँचिए स्कूल फ़ौरन। यहाँ न ट्यूशन क्लासेस हैं न एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स। सारा ने जो कुछ सीखा अपने घर, स्कूल और इंटरनेट की मदद से खुद हासिल किया है। सारा की तालीम किसी मौजे से कम नहीं। उनके वालिद वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर सारा का सहारा बने।
सेहती मुश्किलात के बावजूद उनके वालिदैन ने हिम्मत नहीं हारी। जो बुक्स वगैरह थी इनकी, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो हम करते थे। तो उस बुक्स को हम कन्वर्ट करते थे वर्ड फॉर्मेट में, उसको हम वर्ड में स्कैन करके चैप्टर वाइज, और फिर इनको TXT फॉर्म में इनको देते थे। तो ये अपना उसमें आरबी रीडर से पढ़ती रहती थी। क्या कह रही है सारा? पूछिए पापा क्या बोल रहे हैं, वो हम इसको बता रहे हैं। और समझिए आज तक कोई चीज़ इन्होंने रटी नहीं है, मतलब हाँ, बड़े बड़े ऐसे समझ के पढ़ती अपने है हिसाब से। और एक ये भी है कि भाई खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ये सारा ने साबित कर दिया है आज। इनको क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है, बहुत, और चेस भी खेलती हैं। तो इनका स्पेशल चेस जो आता है वो एक है इनके पास, वो बहुत अच्छा खेलती हैं। हमको तो खैर हरा ही देती, सिखाया हम ही ने लेकिन हमको लोग को हरा देती हैं। एक बार हम लोग वहाँ गए थे अमृतसर, तो हम लोग बाघा बॉर्डर गए थे। इनको क्या था, एक थोड़ा सा ये कि मतलब इनको ये लग रहा है कि ये हम इंडिया में हैं और बस इतना सा हमारे पाकिस्तान है। तो इनको ये लग रहा है कि हमको वो चीज़ छूनी है। तो मुझे पता तो चले, अब वहाँ पे इतनी सारी पुलिस आर्मी सब होती, वो नहीं जाने देते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं चलो हम चलते हैं। तो हम इनको लेकर के गए वहाँ तक। फिर 2 पुलिस वाले, हमने उनको बताया, हमने कहा नहीं ये बच्ची इतनी देर से 2 घंटे हम लोग बैठे हैं, हमने सब कुछ देखा, महसूस किया, उसको कुछ नहीं महसूस हुआ, तो उसको हमें छुआना है अगर आप परमिशन देंगे तो वो कह रहे नहीं चलिए ठीक है आप आइए। तो वो वहाँ लेके गया, ये छू के आई हैं वहाँ पर। सारा से बात उनके हाथों के जरिए होती है। उनके घर वालों ने बरसों की रियाजत से ये मखसूस तरीका अपनाया है जहाँ अल्फाज बोले नहीं बल्कि लम्स के जरिए हथेलियों पर लिखे जाते हैं। अभी जो हम लोग एक हैं उनकी पेरेंट बच्चे की, तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया था एक बारी, तो उनका बच्चा भी इस तरह से, तो वो काफ़ी रो के मुझसे उन्होंने बात की। तो हमने कहा आप रो क्यों रही हैं, आप उससे खुश हैं कि नहीं ये बताइए, आपका बच्चा आपके सामने है ना, आपको खुशी मिल रही है, पॉजिटिविटी दीजिए आप। जब हम खुद नहीं देंगे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम इस बच्चे को ना इस तरह से लेके बैठे या हम उसको हर चीज़ ना बताएं, हमको नहीं लगता हमारे अलावा कोई और अच्छा कर सकता है। इस लायक समझा था अल्लाह ने हमको कि हम इसको कैसे हम इसकी केयर कर सकते हैं। करने वाला तो सब वही है भाई, हम लोग तो एक ज़रिया होते हैं। अपने हिसाब से अपना कपड़ा निकालते हैं। ये जैसे इन्होंने पर्सेज अपने रखे हुए हैं सारे यहाँ पर। ये इनका देखिए जो मंथली यूज़ का सामान जो होता है सारा, ये मुझको बताना नहीं पड़ता इनको, अपने आप इनको आइडिया है, डेट हम लोग ध्यान रखते हैं और ये खुद लगाते हैं। सोचिए स्कूल में सारा के उस्ताद से मुलाकात हुई जो रेटिनस पिगमेंटोसा कंडीशन के साथ खुद भी एक मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद इसीलिए वो सारा को बेहतर समझते हैं। वो सिर्फ उस्ताद नहीं, सारा की कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रहनुमा भी हैं। Sarah, really, she was a brilliant student. I really don't have words to express ki that girl, what I used to say right from the beginning, and she has proved today कि she is a second Helen Keller. Outstanding girl. वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, एक्चुअली एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक 2017 में हमने एक स्किट किया था, द टाइटल वाज अंजलि द स्पेशल गर्ल, और उस स्किट का जो थीम था, इन दैट थीम सारा ऑल्सो परफॉर्म। एट दैट टाइम शी वॉज इन क्लास 3, और उसमें एक पार्टी होती है और उस पार्टी के अंदर जो गेस्ट आते हैं दे वर नॉट रियलाइजिंग कि ये स्पेशल चाइल्ड है जो उसने टॉप किया है। दिखाया गया था कि उसमें एक उसकी ट्विन सिस्टर है, तो वो समझते थे शी वॉज नॉर्मल चाइल्ड, तो वो सोचते थे कि वो उस बच्ची ने टॉप किया है रादर दैन वो जो स्पेशल चाइल्ड थी। एंड आई एम रियली हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ हर कि वॉट एवर इन 2017 I expected from her, she proved it today. क्रिकेट की मालूमात हो या जेन ऑस्टन के नॉवेल्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस के मिस्टर डार्सी का मोनोलॉग हो या AI के जरिए अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करना, सारा की शख्सियत जज्बात और सलाहियतों से भरी एक मुकम्मल दुनिया है। उनके लिखे मजमून लंदन की एक वेबसाइट पर भी शाया हो चुके हैं। उनका ख्वाब है कि वो मज़ीद तालीम हासिल करके इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर बने। जब हम सारा से मिले, वो अपने CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसे बड़े इम्तहानात की तैयारी कर रही थीं और ये मैसेज देना चाहती हैं। She says कि now I think कि the technology should improve further for these specially abled children. It is a fundamental right for us. Okay.
So there is a need to spread awareness about it. जो सबका हार्ड वर्क रहा है इसको यहाँ तक पहुँचाने में, चाहे कॉलेज हो हमारा, पेरेंट्स का भी मतलब ज़बरदस्त मैम, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग पेरेंट्स भी मिसाल है, जितना उनके फादर ने तो VRS ले लिया बच्चे के लिए उसको पढ़ाने के लिए, तो पेरेंट्स का एफर्ट रहा है, कॉलेज का एफर्ट रहा है, और बच्ची का तो वो तो आउटस्टैंडिंग है ही। तो अगर आगे मैम उसकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग एसेसिबिलिटी नहीं दी जाती है तो बच्चे का जो इतनी मेहनत उसने करी है तो मैम बिल्कुल बेकार हो जाएगी उसके लिए। सारा का हर कदम ये साबित करता है कि इंसान अगर अंदर से रोशन हो तो बाहर का अंधेरा उसका रास्ता नहीं रोक सकता। सामीन, क्या आपने देखा है कि आजकल कई लोग, खासतौर पर नौजवान, टेक्नोलॉजी से दूरी इख्तियार कर रहे हैं? इसे एनालॉग लाइफस्टाइल कहते हैं। क्या ये महज एक फैशन ट्रेंड है या इसके पीछे कोई और वजह है? जानिए हमारे साथी एहसन महमूद यूनस से। 2026 के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रेंड्स में से एक है ऑनलाइन ना होना। लेट मी एक्सप्लेन। आपने नोटिस किया होगा कि लोग वायर्ड हेडफोन्स यूज कर रहे हैं, फिल्म कैमरास, DVD, वाइनिल और कैसेट प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। लोग ऐसी एक्टिविटीज और चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, जैसे पार्क्स में फिरना, कार्ड्स खेलना, साइकिलिंग करना। बेसिकली एक एनालॉग लाइफस्टाइल, यानी स्क्रीन से दूर रहने का बढ़ता हुआ रुझान। और इस एनालॉग ट्रेंड, लाइफस्टाइल मूवमेंट, इसको जो भी कहें, इसके साइंस हर जगह हैं। कुछ महीनों पहले एक एनालॉग बैग का ट्रेंड बहुत मशहूर हुआ, यानी एक ऐसा बैग जिसमें वो सब चीज़ें हों जो आपको स्क्रीन से दूर रख सके, जैसे किताबें, मैगजीन, ताश के पत्ते एंड व्हाट नॉट। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि उन चीज़ों का इस्तेमाल वापस लाना और उनको अपने पास रखना जो आपको डिजिटली डिस्कनेक्टेड रहने में मदद करते हैं। फ़ोन पर नोट्स लेने के बजाय एक डायरी रखना, ई बुक्स के बजाय फिजिकल किताबें खरीदना, फ़ोन पर गेम्स खेलने के बजाय ड्राइंग करना और स्मार्टफोन्स के बजाय डम फोन्स रखना। माहिरीन के मुताबिक ऑनलाइन ना होना या डिस्कनेक्टेड होना एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपने शायद नोटिस किया हो कि कई लोग, खासतौर पर जेन जी, ने अपनी सारी पोस्ट मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी हैं। दुनिया भर में फ़ोन फ्री कैफ़ेज़, सिनेमाज और इवेंट्स का रुझान भी बढ़ रहा है। कई माहिरीन तो 2026 को ईयर ऑफ द एनालॉग तक कह रहे हैं। लेकिन इस मूवमेंट के क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये महज एक ट्रेंड ही है। वायर्ड हेडफोन्स और एनालॉग बैग एक फैशन बन गया है। इसी तरह फिल्म कैमरास, टाइपराइटर्स अपने नॉन डिजिटल होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी एस्थेटिक वैल्यू की वजह से मशहूर हो रहे हैं। कई का कहना है कि अगर एनालॉग लाइफ की प्रमोशन डिजिटल स्पेसेस में ही होनी है तो दैट इजंट रियली अ मूवमेंट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, इसी ट्रेंड के प्रोपोनेंट्स का मानना है कि किसी हद तक इसकी वजह लोगों में इस बात की रिकग्निशन है कि उनकी ज़िंदगियां हमेशा डिजिटली कनेक्टेड रहने से किस तरह मुतासिर हो रही हैं। ये एक ऐसी टेक हैवी दुनिया में कंट्रोल वापस लेने का भी तरीका है जिसमें लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर परेशान हैं। ये मूवमेंट डूम स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ के मनफी असरात की रिकग्निशन से भी इन्फ्लुएंस्ड है। डिजिटल फटीग यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ज़्यादा स्क्रीन टाइम और कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन से होने वाली थकावट। आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर ने मरीज को हवा की तब्दीली का मशवरा दिया है। अब शायद इसी मशवरे को अमली शक्ल देने के लिए बरतानिया के एक मसरूफ तरीन अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों के लिए एक मुनफरिद रूफ गार्डन खोल दिया गया है। लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में कायम की गई ये खसूसी जगह इस अंदाज में डिज़ाइन की गई है कि शदीद बीमार मरीज भी अपने बिस्तरों पर लेटे हुए फूलों, पौधों, ताज़ा हवा और कुदरती माहौल से लुत्फ अंदोज हो सकें। माहिरीन का कहना है कि कुदरती माहौल मरीजों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असर डाल सकता है। हेल्थ रिपोर्टर जिम रीड की ये रिपोर्ट देखिए जावेद सोमरो की आवाज़ में। होली के लिए ये इंतहाई निगहदाश्त में 9वें हफ्ते का आगाज़ है। वो एक तवील मुद्दती बीमारी की वजह से दिल को पहुंचने वाले नुकसान का इलाज करा रही हैं। ये बहुत मायूस कुन है। आपको नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। सिर्फ 4 दीवारी को देखते रहना ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ दे। अब होली वो पहली मरीज़ा होंगी जिन्हें उनके कमरे से बाहर 5 मंजिल ऊपर एक बिल्कुल नई जगह पर ले जाया जाएगा। ये एक खूबसूरत रूफ गार्डन लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये एक मुकम्मल इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट है जिसमें 6 बिस्तरों की गुंजाइश है।
यहाँ मौजूद ये कैबिनेट लाइफ सपोर्ट से मुंसलिक किए जा सकते हैं ताकि मरीजों की मुसलसल निगरानी हो सके और उन्हें वही ऑक्सीजन फराहम की जा सके जैसे नीचे मरकजी इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दी जाती है। वाह, ओह ये तो बहुत खूबसूरत है, कई महीनों में पहली बार। ओह ये बहुत खूबसूरत है। होली के डॉक्टर इस खुली फिजा के दिल की धड़कन और दर्द की शिद्दत वगैरह पर असरात का जायजा लेने का इरादा रखते हैं। हमारा अव्वलीन काम मरीज़ की बहाली से मुतल्लिक होता है। इस बात को यकीनी बनाना कि जब मरीज़ इंतहाई निगाहदश्त से बाहर जाएं तो वो इस तरह जाएं कि अव्वल उन्हें दोबारा वापस ना आना पड़े, वो अपनी मामूल की ज़िंदगी में बेहतरीन हालत में वापस लौट सकें। ये बाग 2 मिलियन पाउंड की लागत से तैयार किया गया है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा खैराती फंड रेजिंग से आया है। ये बाग जड़ी बूटियों और दीगर पौधों से भरा हुआ है जिन्हें मरीज़ अपने बिस्तर से सूंघ और छू सकते हैं। ये अस्पताल के वार्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप चाहते हैं कि आप बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू महसूस कर सकें, फूलों की महक सूंघ सकें। उम्मीद यह है कि इस तरह की सहूलत मरीजों की सेहतियाबी के अमल को तेज़ कर सकती है और इंतहाई निगहदाश्त के शोबों पर दबाव भी कम करेगी। मेरे ख्याल में आपको आगे बढ़ने के लिए हकीकी हौसला देता है। जब आप सारा दिन अंदर बंद हो तो मामूल की ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करने का कोई ख़ास जज्बा नहीं होता। क्या यहाँ आकर कुछ ज़्यादा मामूल जैसा महसूस होता है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी के बाद आंधी, तूफानी बारिश और बाज़ इलाकों में यालाबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर किया है, जबकि मुतअद्दिद हादसात में हलाकतों और ज़ख्मियों की इतलात भी सामने आई हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ख़राब मौसम के बायस दरख्त गिरने, छतें और दीवारें मुनहदम होने समेत कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं, जबकि शांगला में 6 बच्चों की हलाकत का अफसोसनाक वाकया भी पेश आया है। रेस्क्यू इदारे 112 के मुताबिक शांगला के इलाके कोजा अलपोरी में एक गांव की छत गिरने से बच्चे मलबे तले दब गए थे, जिनमें से एक बच्ची को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि बाकी बच्चे जां पर ना हो सके। उधर मर्दान, पिशावर और बन्नू समेत मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और बारिश के बायस दरख्त गिरने, दीवारें और इमारतें मुतासर होने के वाकयात में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद में भी तेज हवा के बायस दरख्त गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुदरती आफात से निमटने के इदारे NDMA ने 2 से 6 जून तक पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें चतराल, सवात, दीर, कोहिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को हसास करार दिया गया है। PDMA पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने भी आइंदा चंद रोज तक बारिशों, आंधी और यालाबारी के इम्कान के पेश नज़र अलर्ट जारी करते हुए शहरियों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत की है। दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियात और आबो हवा के इदारे ने खबरदार किया है कि कुदरती मौसमी निज़ाम इल नीनो के इस साल बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके नतीजे में आलमी दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा हो सकता है और दुनिया भर में शदीद मौसमी वाक़यात देखने में आ सकते हैं। ये सूरत हाल एक बड़े इंसानी बहरान का सबब भी बन सकती है, जिसमें फसलों को नुकसान पहुँचने और आलमी सतह पर खुराक की कीमतें बढ़ने का खदशा भी है। मज़ीद तफसीलात के साथ एहसन महमूद। एल नीनो दुनिया के सबसे अहम मौसमी निज़ामों में से एक है जो दुनिया भर में शदीद मौसम की वजह बन रहा है। हमारा ये ग्लोब देखें, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में गर्मी के पैटर्न को दिखा रहा है। यही असल में एल नीनो का इंजन रूम या आसान अल्फाज में इसकी वजह है। अब ये देखें, पिछले साल के आखिर में होने वाले ला निनिया वेदर पैटर्न, जो कि एल नीनो का उलट है, यानी सर्द मौसम का पैटर्न, इसके असरात अब भी यहाँ देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर मगरिब में गर्मी ज्यादा है जबकि मशरिक में निस्बतन ठंड है। अब जैसे ही हम इस साल में दाखिल होते हैं, जरा ये देखें, जो आम हवाएं होती हैं यानी ट्रेड विंड्स, वो कमजोर हो गई हैं और बाज औकात तो उल्टी सिमत में भी चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्म पानी पैसिफिक में मशरिक की तरफ बढ़ रहा है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, जनूबी अमेरिका के साहिल के करीब जमा होता हुआ। ये एक वाज़े इशारा है कि एक एल नीनो आने वाला है। अगर हम सतह के नीचे देखें तो हमें मजीद वाज़े तस्वीर मिलती है।
है। ये देखें, सैटेलाइट समंदर में लगे बॉयज और ओशन फ्लोट्स ये दिखा रहे हैं कि इक्वेटोरियल पैसिफिक की सतह के नीचे एक बहुत बड़ी लहर गैर मामूली हद तक गर्म पानी की बन रही है। ये वही सुर्ख हिस्सा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। जब ये गर्मी ऊपर की सतह पर आएगी तो बाज अंदाजों के मुताबिक पैसिफिक के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये एक गैर मामूली तौर का ताकतवर एल निनो हो सकता है जो फिजा में बहुत ज्यादा इजाफी हरारत शामिल कर सकता है। तो इसका दुनिया के मौसम पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले ये इजाफी गर्मी आलमी दर्जा हरारत को बढ़ाएगी और मुमकिन है कि 2027 तारीख के गर्म तरीन सालों में शामिल हो। शायद रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे गर्म साल भी हो सकता है। एल निनो आमतौर पर अमेज़न के इलाके में खुशहाली लाता है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जनूब मशरकी एशिया के बाज़ हिस्सों में ज्यादा गर्म और खुश्क हालात पैदा करता है। ये इंडिया के मानसून को भी मुतासिर कर सकता है, जिससे ज़रई पैदावार और पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है। दूसरी तरफ ये मगरबी जनूबी अमरीका के कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश का बायस बनता है और अमरीका के मशरकी हिस्सों में सर्दियों के दौरान बारिशों में इजाफा कर सकता है, जिससे सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। बात यह है कि एल निनो एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब दुनिया पहले ही मौसमाती तब्दीलियों की वजह से गर्म हो रही है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसी तवील मुद्दती दर्जे हरारत में इजाफे को दिखा रही है। अगर हम एल निनो के सालों को सुर्ख रंग में शामिल करें तो आप देख सकते हैं कि दर्जा हरारत किस तरह ऊपर जाता है, और अगर ला निनो के साल यानी सर्दी के साल नीले रंग में शामिल करें तो वो दर्जा हरारत को नीचे लाता है। इससे हमें ये समझ आता है कि मौसमाती तब्दीलियां एल निनो को ज्यादा बार बार नहीं ला रही, लेकिन इसके असरात को ज्यादा शदीद बना रही हैं। क्योंकि गर्म फिजा और गर्म समंदर ज़्यादा शदीद गर्मी, ज़्यादा खुश्क साली और ज़्यादा तेज़ बारिशों को जन्म देते हैं। इसलिए कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि ये ताकतवर एल निनो हमें हमारे मुस्तकबिल के मौसम की एक झलक दिखा सकता है, एक ऐसा मुस्तकबिल जो दरअसल अब शुरू हो चुका है। सामीन, अब तक मसनूई ज़हानत ज़्यादातर आपके फ़ोन या कंप्यूटर पर नहीं बल्कि दूर कहीं बड़े डाटा सेंटर्स में चलती रही है। आप सवाल पूछते थे और जवाब क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए प्रोसेस होकर वापस आप तक पहुंचता था। लेकिन ताइवान के शहर ताइपे में होने वाली टेक्नोलॉजी नुमाइश कंप्यूटिक्स में एक नई दौड़ सामने आई है। ऐसी मशीनें तैयार की जा रही हैं जो मसनूई ज़हानत को बराह रास्त आपके लैपटॉप और ज़ाती कंप्यूटर तक ले आएंगी, बगैर इसके कि हर बार इसे दूर दराज सर्वर से जोड़ा जाए। कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ऐसी नई चिप्स मुतारफ़ कराई हैं जो जदीद मसनूई ज़हानत को विंडोज़ लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में लाने के लिए बनाई गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट, डेल और दीगर कंपनियां इस साल के आखिर तक ऐसे नए कंप्यूटर्स लाने की तैयारी कर रही हैं। इस नई टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि मसनूई ज़हानत के काम सिर्फ इंटरनेट के बड़े डेटा मराकज़ पर ना हो, बल्कि कंप्यूटर ख़ुद बहुत से काम मकामी तौर पर कर सके। इसका मतलब ये हो सकता है कि मुस्तकबिल का लैपटॉप दस्तावेज़ात का खुलासा बनाए, तस्वीर और वीडियोस पर काम करे, ईमेल छांटे और मुख्तलिफ़ कामों को ख़ुद अंजाम दे, और इसे हर बार मालूमात किसी दूर दराज सर्वर को नहीं भेजनी पड़ेंगी। मसनूई ज़हानत वाला ज़ाती कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसमें ख़ास चिप्स लगी होती हैं जो ज़बान, तस्वीर, आवाज़ और वीडियो से मुतल्लिक़ काम ज़्यादा तेज़ी से कर सकती हैं। कंपनियों का दावा है कि इससे रफ्तार बढ़ेगी, निजी मालूमात निस्बतन महफूज रहेंगी और मसनूई ज़हानत के लिए हर वक्त इंटरनेट या बैरूनी सर्विसेज पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। आम सारिफ के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि कंप्यूटर सिर्फ लिखने, देखने या तलाश करने की मशीन ना रहे, बल्कि एक मददगार निज़ाम बन जाए जो कामों को समझकर उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करे। माहिरीन के मुताबिक मसनूई ज़हानत की अगली बड़ी जंग सिर्फ चैटबॉट्स की नहीं होगी, बल्कि उन मशीनों की होगी जिन पर हम रोज़ काम करते हैं। मुस्तकबिल का कंप्यूटर शायद सिर्फ एक आला ना हो, बल्कि एक ऐसा मावन हो जो हमारे काम आए, तख्लीक और मालूमात के इस्तेमाल में हमारी मदद करे और इस सारे तरीक़ेकार को बदल दे। और सामीन, इसके साथ ही आज का सरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के साथ फ़ोन पर होने वाली उस गुफ्तगू की तस्दीक की है जिसमें उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने सवाल किया कि एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि आपकी बीबी नेतन्याहू से फ़ोन पर बात हुई थी जिसमें आपने उन पर गुस्सा किया था और कहा था कि क्या आप पागल हो गए हो, ये आप क्या कर रहे हो, मैंने आपकी जेल से बाहर रहने में मदद की, क्या आपने उनसे इस तरह से बात की थी। अमेरिकी सदर ने इस गुफ्तगू की तस्दीक करते हुए कहा कि मैंने की थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गुस्से में था, मैं उनकी लेबनान से मुसलसल लड़ाई के सबब कुछ परेशान सा हो गया था, मैंने कहा हमें इसे रोकना पड़ेगा। कुवैत की वज़ारत दिफा का कहना है कि बुध को अलग सुबह उसकी मुसल्लह फ़ौज ने ईरानी हमलों के दौरान 13 बैलिस्टिक मिसाइलों और 17 ड्रोन्स को तबाह किया है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी हमलों में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर आम शहरी और आम तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में एक इंडियन शहरी हलाक हुआ, मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए और वसी पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ है। ख्याल रहे बुध की सुबह कुवैत और बहरीन की हुकूमतों ने कहा था कि दोनों ममालिक को ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है।